Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is aneurysm and dissection. तो आज की इस वीडियो में एनोरिज्म और डाइसेक्शन को कवर करते हैं। एनोरिज्म कंजेनिटल या एक्वायर्ड हो सकता है। ओके, तो जो कंजेनिटल या एक्वायर्ड होता है, लोकलाइज्ड एबनॉर्मल परमानेंट डायलिटेशन होती है हार्ट की या ब्लड वेसल की। तो एनोरिज्म को इस तरह से डिफाइन करते हैं: कंजेनिटल और एक्वायर्ड लोकलाइज्ड एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड द हार्ट। ओके, अब एनोरिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, लोकेशन, ग्रोस अपीयरेंस, कंपोजिशन और इटियोलॉजी की बेस पर क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर एनोरिज्म की दोबारा डेफिनेशन लिखी हुई है कि एनोरिज्म लोकलाइज्ड होती है, एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशंस होती है ब्लड वेसल की या हार्ट की, कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड वगैरह भी हो सकती है। अब इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी। पहला है ओरिजिन की बेस पर, तो ये कंजेनिटल या एक्वायर्ड हो सकती है। नंबर 2 क्लासिफिकेशन की बेस है लोकेशन, तो ये आर्टरी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वेन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आर्टरी को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल एयोर्टा और पोप्लिटियल आर्टरी। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन ग्रोस अपीयरेंस, तो ग्रोस अपीयरेंस की बेस पर हम इसको 5 में डिवाइड कर देते हैं: फ्यूजिफॉर्म, सेकुलर, सिलेंड्रिकल, ओके, एयोर्टिक डायसेक्शन और आर्टरियो वीनस एनोरिज्म। तो पहला है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म के अंदर फ्यूजिफॉर्म डायलेशंस होती है, किसकी? वेसल वाल की होती है, जो कि लॉन्ग एक्सिस से पैरेलल होता है। एयोर्टिक आर्च को एब्डोमिनल एयोर्टा को इलियक आर्टरी को इन्वॉल्व करता है। जो सेकुलर एनोरिज्म है, ये लोकलाइज्ड स्फेरिकल आउट पाउचिंग होती है। ओके, लोकलाइज्ड स्फेरिकल आउट पाउचिंग होती है, किसकी आउट पाउचिंग होती है? वेसल वाल की होती है। इसके बाद सिलेंड्रिकल एनोरिज्म है, पैरेलल डायलिटेशन होती है। आर्टीरियल डायसेक्शन या डायसेक्टिंग हेमाटोमा है, ये उस वक्त होता है जब ब्लड एंटर हो जाता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ आर्टीरियल वाल लाइक हीमाटोमा, और ये लेयर्स को सेपरेट कर देता है। द एंट्री ऑफ द ब्लड इन द लेयर्स ऑफ द बिटवीन द लेयर्स ऑफ आर्टीरियल वाल, और ये सेपरेट कर दे तो उसको डायसेक्शन कहते हैं। आर्टरी और वीनस के अंदर कम्युनिकेशन होती है आर्टरी और वीनस की। मेनली 4 याद करने हैं: फ्यूजिफॉर्म, सेकुलर, सिलेंड्रिकल और एयोर्टिक डायसेक्शन। अब एनोरिज्म ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ट्रू सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करेगा, ओके, या हार्ट के वाल्व को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन फॉल्स वाला किसी स्पेसिफिक लेयर को इन्वॉल्व करेगा। ट्रू एनोरिज्म इज कम्पोज्ड ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ थिन आर्टीरियल वाल। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे आपको एनोरिज्म की यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये वाला फ्यूजिफॉर्म है, ये वाला सेकुलर है, ये वाला जो सिलेंड्रिकल है, ओके, ये वाला डाइसेक्टिंग है कि ट्यूनिका इंटीमा में टेयर हो गया और जो ब्लड था आर्टियल वाल में डाइसेक्ट कर गया है, ओके, एंटर हो गया है। इसके बाद जो फॉल्स एनोरिज्म है, इसमें जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में कर गया है, और एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू है इंट्रावास्कुलर कंपोनेंट से कम्युनिकेट करता है। तो जो फॉल्स एनोरिज्म है, ये डिफेक्ट होता है वेसल वाल में, सारी लेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करता, ओके, और यहाँ पे हीमाटोमा बनता है। हीमाटोमा इज़ द ब्लड फिल्ड स्पेस, ओके। तो जो हीमाटोमा होगा वो कम्युनिकेट करेगा इंट्रावास्कुलर स्पेस से, यानी जो एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपोनेंट होगा सूडो एनोरिज्म के अंदर, ओके, जो हमारा डिफेक्ट होगा हीमाटोमा होगा वो इंट्रावास्कुलर कंपोनेंट से क्या करेगा? स्पेस से कम्युनिकेट करेगा, ओके। दिस इज कॉल्ड पल्सेटाइल हीमाटोमा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल का रप्चर होता है जो कि एमआई के बाद देखने को मिलता है। आर्टीरियल डायसेक्शन के अंदर ब्लड एंटर होगा इनटू द आर्टीरियल वाल थ्रू द इंटीमल डिफेक्ट, ओके। तो द एंट्री ऑफ द ब्लड बिटवीन द वाल्स ऑफ आर्टरी, जो कि डिफेक्ट के जरिए आया है, सेपरेट कर द लेयर्स को, तो उसको आर्टीरियल डायसेक्शन कहते हैं। अब एनोरिज्म के कॉजेज़ क्या होते हैं? तो डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी हम इसको डिफरेंट में डिवाइड करते हैं: एथेरोस्क्लेरोसिस, साइफिलिटिक, डायसेक्टिंग, माइकोटिक और बैरी। अब पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्यों हुआ। तो जो पैथोजेनेसिस है, नंबर 1 है ये है कि कनेक्टिव टिश्यू की सिंथेसिस ख़राब हो गई है। नंबर 2, कनेक्टिव टिश्यू की डिग्रेडेशन हो गई है। एनोरिज्म उस वक्त डेवलप होता है जब वेसल वाल की वीकनिंग होती है, इनहेरिटेड भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, बैलेंस ख़राब हो जाएगा इनके दरमियान। अब सिंथेसिस क्यों कम हो गई है? तो जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसने स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन और सिंथेसिस करवानी है, लेकिन अगर इसमें मसला आ गया तो फिर सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल मार्फन सिंड्रोम है, तो मार्फन सिंड्रोम में फिब्रिलिन की डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है, ओके, जिससे अयोर्टिक वाल्व कमज़ोर हो जाएगा, एनोरिज्म होता है। एहलर डैनियल सिंड्रोम में टाइप 3 का आ जाएगा, विटामिन सी में कोलेजन का आ जाएगा, ओके। इसके बाद इंक्रीज डिग्रेडेशन है, लाइक जो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेस एंजाइम होती है, मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करती है एथेरोस्क्लेरोसिस में, तो वही ईसीएम को डिस्ट्रॉय कर देती है, ओके। अब ये आपको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक और वैस्कुलाइटिस में देखने को मिलता है। अब स्मूथ मसल का लॉस होना, ओके, अब स्मूथ मसल का लॉस इसमें पड़ रहा है तो डिग्रेडेशन में, तो स्मूथ मसल का जो लॉस है वो स्कीमिया में देखने को मिल सकता है, लाइक इनर मीडिया का स्कीमिया हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस या सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में, जिसकी वजह से एयोर्टा में डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती है।
अब इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन और कुछ अदर फैक्टर है। ओके, तो इनको आप देख लेना। इसके बाद अब्डोमिनल एयोर्टिक एन्युरिज्म है, तो ये स्मोकर्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसका क्या इटियोलॉजी होती है? ओके, तो इसकी जो इटियोलॉजी होती है, पहला है एथेरोस्क्लेरोटिक, नंबर 2 इन्फ्लेमेटरी, नंबर 3 माइकोटिक होती है। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो ये रीनल आर्टरी के ओरिजिन से नीचे पड़ा हुआ होता है एंड अबव द बाइफर्केशन ऑफ अयोर्टा। ओके, तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। बैरो एन्युरिज्म है, साइफिलिटिक एन्युरिज्म है, और फिर इसके बाद आता है एयोर्टिक डाइसेक्शन। इसकी मज़ीद 3 टाइप्स होती है, डिबेकी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप बी वाला। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा शोर हो रहा है तो वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा।